हाँ भाई, राधे राधे। आज होगी अपने मापन मूल्यांकन की अंतिम क्लास दोस्तों। मापन मूल्यांकन जो है ना आज अपने पूरा हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये 6-7 क्लासों के अंतर्गत अपन ने मापन मूल्यांकन को लगभग पूरा पढ़ा है और आराम से पढ़ा है। 6-7 घंटे आधे घंटे भी मिला हो तो लगभग 3.5-4 घंटे का मैटर अपन ने इस मापन मूल्यांकन के द्वारा पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो अपन ने जितना भी मापन मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं वो आपको सफलता में जरूर काम आएंगे। और ऐसे भी मैं आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं आपका मापन मूल्यांकन का कंसेप्ट जो है ना इस बार लगभग क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये मापन मूल्यांकन, सीसीई और उपलब्धि परीक्षण ये लगभग मिलते जुलते टॉपिक ही हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है तीनों के अंतर्गत। तीनों में लगभग एक ही जैसी बात कही हुई है और इन तीनों के मिलाकर के 10 प्रश्न आते हैं। इन तीनों टॉपिक से मिलाकर के लगभग 10 प्रश्नों का मैटर बैठ जाता है घूम फिर करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये सीसी और मैंने उपलब्धि परीक्षण तो पहले पढ़ा रखे हैं, आपको आधे घंटे के वीडियो बना रखे हैं या 40-45 मिनट में पढ़ा रखे हैं, जैसे भी होगा। ये जो होगा ना इसको थोड़ा सा अपन मापन मूल्यांकन थोड़ा सा लंबा चले था, ये अपन को मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है, अच्छी तरीके से करवा दिया। जितना मैं आपको करवा सकता था ना, इसमें जितनी मेहनत मैं आपको कर सकता था उतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है इसको बढ़िया बनाने के लिए। आज जो जाते जाते अपना ये मापन मूल्यांकन क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद मापन मूल्यांकन में आपके पास में कुछ बचता नहीं है। आज का जो टॉपिक बचता है वो बचता है दोस्तों परीक्षा एवं प्रश्नों के प्रकार। ये ना परीक्षाएं कौन कौन सी होती है और प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न प्रकार होते हैं, किन किन प्रश्नों के प्रकारों के क्या क्या गुण होते हैं, किस किस तरीके से प्रश्न होते हैं, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, ये सारी की सारी बातें जो है ना आज की कक्षा के अंदर अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपन। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम जो है बिल्कुल नहीं के बराबर खराब करता हूं, आप लोगों का सर्वाधिक टाइम में पढ़ने के ऊपर फोकस करता हूं, ना कि बातचीत के ऊपर फोकस करता हूं। इसलिए समय गंवाए बिना सीधे सीधे अपन चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। परीक्षा एवं प्रश्नों के प्रकार, ये रहा आज का आपका टॉपिक रहेगा, परीक्षा व प्रश्नों के प्रकार। दोस्तों कौन से प्रकार की बात कर रहा हूं दोस्तों, परीक्षा एवं प्रश्नों के प्रकार। तो सबसे पहले परीक्षाएं किसे कहते हैं, तो 2-3 तरह की परीक्षाएं अपन मुख्य रूप से मानते हैं दोस्तों। कितने तरीके की परीक्षाएं अपन मुख्य रूप से मानते हैं दोस्तों, 3 तरह की परीक्षाएं मानते हैं। एक तो होती है दोस्तों अपनी मौखिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा होती है दोस्तों, एक मिनट है ना, एक मिनट दोस्तों, मैं इसका ना कलर भी चेंज कर देता हूं आपके, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ब्लैक ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक होती है आपकी मौखिक परीक्षा, एक होती है आपकी लिखित परीक्षा और एक होती है आपकी प्रायोगिक परीक्षा। 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, ये आप सामान्य से जानकारी है, आप सबको पता है। एक होती है आपकी मौखिक परीक्षा, एक होती है आपकी लिखित परीक्षा और एक होती है आपकी प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा की बात करें तो मौखिक परीक्षा का मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों कि जिसमें आप बोल करके, मौखिक परीक्षा में जिसमें आप बोल करके स्पष्ट करते हो, बोल करके जो परीक्षा ली जाती है वह परीक्षा कौन सी कहलाएगी, आपकी मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, जिसमें आप किसी चीज को लिख करके अभिव्यक्त करोगे, अपने विचारों को लिख करके दोगे, लिखित रूप में जो आपसे सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। मौखिक परीक्षा में मौखिक रूप से सूचनाएं एकत्रित की जाती है, लिखित परीक्षा में लिखित रूप में की जाती है और प्रायोगिक में करके की जाती है। आप खुद प्रैक्टिकल करिए, प्रयोग करवा करके प्रत्यक्ष अनुभव लिया जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से क्या मानी गई है, अपने परीक्षाएं मानी गई हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सबसे पहले परीक्षाएं कौन सी होगी इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले एक बार इस मौखिक परीक्षा को अपन निपटा देते हैं दोस्तों, फिर अपन लिखित परीक्षा के ऊपर जाएंगे। मौखिक परीक्षा की अपन बात करें दोस्तों, विचार विमर्श द्वारा मूल्यांकन। मौखिक परीक्षा में कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा मूल्यांकन होता है, विचार विमर्श द्वारा। इसमें अध्यापक और बालक दोनों बैठ करके केवल एक तरीके की बातचीत करते हैं, है ना। कुछ विषय वस्तु से रिलेटेड अध्यापक बालकों को पूछता है और बालक के पास में उस विषय वस्तु का शिक्षण करने के बाद जो अधिगम अनुभव उनके पास में होते हैं, उस अधिगम अनुभव के द्वारा बालक अपने विचार अध्यापकों को देता है। ये विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है जो अध्यापक, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलती रहती है। उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, मौखिक परीक्षा कह देंगे, विचार विमर्श द्वारा मूल्यांकन। अब देखिए किस किस तरीके की मौखिक परीक्षाएं होती है, कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो याद रखिए छोटी छोटी, ये एक तो व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है भाई,
मूल्यांकन परीक्षाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों, मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं वो हमेशा कैसी रहेगी, आपकी व्यक्तिगत रहेगी। एक बालक की एक ही बार में मौखिक परीक्षा ली जा सकती है। अपन को क्या करते थे, 4-4, 5-5 बच्चों को एक साथ बुला देते थे और फिर क्या करते थे, मौखिक परीक्षाएं लेते समय 4-4 बलों को एक साथ में बुलाते थे, चारों को एक साथ में प्रश्न पूछते थे। वो मौखिक परीक्षाएं सही भी थी, लेकिन काफी हद तक ऐसी परीक्षाएं क्या थी दोस्तों, गलत थी। इसलिए मौखिक परीक्षाओं में क्या होता है कि वह हमेशा व्यक्तिगत होती है। एक ही बच्चा आएगा, पहले उस बच्चे से वाद, यानी कि आप एक से अधिक बच्चों को एक साथ बुला सकते हो, लेकिन सब बच्चों से विचार विमर्श के टॉपिक अलग होने चाहिए। मतलब 4 बच्चों को यदि आपने बुलाया है तो चारों बच्चों को पूछने का जो मैटर है कि इसको क्या प्रश्न पूछोगे, इसको क्या प्रश्न पूछोगे, इसको क्या प्रश्न पूछोगे, चारों को पूछने का जो मैटर है वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होना चाहिए। चारों को पूछने का जो मैटर है वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, अलग होना चाहिए। तो एक तो ये जानना विचार विमर्श द्वारा व्यक्तिगत होता है। दूसरा एक व्यक्तिगत वो हो गई जिसमें एक बच्चे को बुला करके कुछ पूछ लिया आपने। एक होती है आपकी वाद विवाद। वाद विवाद मूल्यांकन के अंतर्गत, वाद विवाद परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, वाद विवाद परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है, वाद विवाद आपने देखा होगा ना, वाद विवाद किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। वाद विवाद का मतलब होता है दोस्तों बिना किसी तैयारी के कुछ भी कहना, क्या कहलाएगा, आपका वाद विवाद कहलाएगा। वाद विवाद जैसे अपन को जो वाद विवाद करवाते थे वो 100% कहीं ना कहीं गलत थे। पहले टॉपिक दे देते थे, फिर आमने सामने बिठा देते थे, प्रत्यक्ष विपक्ष रखते थे, वो एक बार अलग तरीके। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, वाद विवाद में क्या होता है कि तुरंत ज्वलन टॉपिक जो होता है वो आपको वहीं पे मिल जाता है, उसी के ऊपर कहीं पर भी आपको एक तरीके से बहस करनी पड़ जाती है। वो क्या कहलाता है, वाद विवाद। वाद विवाद आपका कहीं पर भी हो सकता है। आप रास्ते में चल रहे हो, गाड़ी लेकर निकले हैं ना, तो वो क्या होता है, आप गाड़ी लेकर के निकले थे, रास्ते में आपका किसी एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी गाड़ी को ठोक दी, वहां पे भी आपके बीच में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा। तो घर से आप तैयारी करके थोड़ी निकले थे कि मैं रास्ते में जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, वो हमसे बात करेगा तो मुझे से क्या जवाब देना है, इसे तैयारी करके थोड़ी निकले थे। तो बिना तैयारी के किसी विषय के ऊपर कुछ भी बोलना क्या कहलाएगा, आपका वाद विवाद कहलाएगा। तो वाद विवाद भी एक प्रकार की कैसी परीक्षा होती है दोस्तों, तो वाद विवाद भी एक प्रकार की आपकी मौखिक परीक्षा होती है। फिर आती है दोस्तों पैनल चर्चा। पैनल चर्चा किसे कहते हैं, ये देखिए, कोई भी एक ज्वलंत मुद्दा होता है। पैनल चर्चा बहुत अच्छी चर्चा है, यहाँ पे बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास सर्वाधिक होता है दोस्तों। पैनल चर्चा में क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई ज्वलंत मुद्दा मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई चल रहा मुद्दा, यानी कि ऐसी कोई बात है जो वर्तमान में चल रही है, ज्वलंत मुद्दा है, जो अभी अभी गर्म है, जो नया नया निकला है। ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं कि 2-4 बच्चों को बिठा देते थे, उन बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते जाते हैं और उनको विचार जानते हैं दोस्तों। आपको मैं इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने टीवी के अंदर डेबिट देखी होगी है ना, टीवी के अंदर डेबिट होती है ना, उसमें क्या होते हैं भाई, 4 लोग ऐसे 4 ऐसे बॉक्स बना दिए जाते हैं। इसमें एक में एंकर बैठा हुआ होता है, इसमें एक पार्टी का आदमी, इसमें दूसरी पार्टी का, इसमें तीसरा शिक्षाविद होता है, या कुछ ज्ञानी पुरुष महात्मा कुछ भी बिठा देते हैं, 3-4 ऐसे बिठा देते हैं। फिर ये एंकर इनको प्रश्न पूछता है और ये क्या करते हैं, साथ में इनको जवाब देते हैं, है ना। तो बीच बीच में इनकी लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें केवल प्रश्नों के माध्यम से दूसरों को उकसाया जाता है ताकि वो विचार बाहर निकले। ये एंकर यही काम करता है जिसे भड़काने का काम कहते हैं। ये इसकी बात पहले ध्यान से सुनेगा और उसके एक ऐसे पॉइंट को याद करेगा कि उस पॉइंट को याद करते ही इस पार्टी के लिए कुछ गलत बोले और ये सुन ले, सुनते ही वो एकदम कस करके तीर की तरह इसके ऊपर मारेगा कि ये आपके लिए ऐसे कह रहे हैं, आप क्या कहोगे इसके बारे में। वो आदमी वापस से गर्म होगा और अपने विचारों को क्या करेगा दोस्तों, बाहर निकालेगा। तो इसमें प्रश्नों के द्वारा ही बाल विचारों को क्या किया जाता है दोस्तों, बाहर निकाला जाता है। और ऐसी डेबिट भी देखी होगी आपने, बहुत सारे लोग किसी टॉपिक चुनाव के टाइम में खड़े रहते हैं, एंकर न्यूज वाले जाते हैं और पूछते हैं आप इसके बारे में क्या कहोगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। प्रश्नों के माध्यम से ही बाल उनको विचार निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पैनल चर्चा कहेंगे। तो ये पैनल चर्चा भी एक तरीके की क्या है दोस्तों, आपके नाटक ड्रामा, नाटक या ड्रामा जो आप विद्यालय में करते हो, नाटक करते हो, ड्रामा जो करते हो, वो भी एक प्रकार की मौखिक परीक्षाएं। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो आपने बोला कि मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती हैं, और अब आप कह रहे हो कि नाटक ड्रामा, तो नाटक ड्रामा में तो एक से अधिक बच्चे भी अभिनय करते हैं, एक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों उसमें एक से अधिक बच्चे भले ही पार्टिसिपेट करते हों, लेकिन प्रत्येक बच्चे के बोलने के जो डायलॉग होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक बच्चे के जो बोलने के लहजे होते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत होते हैं दोस्तों। सबकी थ्योरी, सबके डायलॉग क्या होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, इसके प्रकार कहलाएंगे, जैसे व्यक्तिगत हो गया, वाद विवाद, पैनल चर्चा, नाटक ड्रामा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब मौखिक परीक्षा के गुण और दोष की बात करें, वैसे तो इसके गुण और दोष बहुत सारे हैं ना, जितने लिखना चाहो उतने कम है, लेकिन अपन मेन गुण के ऊपर आप केवल मौखिक परीक्षा के कंसेप्ट को क्लियर करोगे, मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं, गुण और दोष तो अपने आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे साथ साथ में।
तो सबसे पहले इसके गुण की बात करें, यह तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती हैं। कौन से कितने पक्षों का दोस्तों? यह तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती हैं। तीनों पक्षों का मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यानी कि यह जो परीक्षा है आपकी, यह आपके ज्ञानात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करेगी, यह आपके ज्ञानात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करेगी, यह आपके भावात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करेगी, यह आपके क्रियात्मक पक्ष का भी क्या करेगी? मूल्यांकन करेगी। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसा होता है कि तीनों के तीनों मूल्यांकन मौखिक परीक्षाओं के द्वारा कैसे किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए किया जाता है, कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप डायलॉग बोल रहे हो, तो आप नाटक ड्रामा में डायलॉग बोल रहे हो, आपने याद कर रखे ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष है। भाव के साथ में बोल रहे हो, भावनाओं के साथ में बोल रहे हो, ये आपका भावात्मक पक्ष है। क्रिया यानी नाटक ड्रामा में कुछ ना कुछ तो क्रिया कर ही रहे हो, क्रिया करते हुए बोल रहे हो, हाव भाव भी करो, ये आपका क्रियात्मक पक्ष है। मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के ऊपर ये मौखिक परीक्षा क्या देती है दोस्तों? यहाँ पे आपकी बल देती है ना। तो ये देखिए तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती है। दूसरा, इसमें पसंद नापसंद रुचि का भी ध्यान रखा जाता है कि बालक का इंटरेस्ट किसमें है और किसमें नहीं है। आपने देखा होगा कि आप मौखिक परीक्षा देने के लिए गए होंगे, आपसे टीचर ने एक प्रश्न पूछा होगा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया होगा ना, तो तुरंत टीचर ने आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया होगा कि इसके ये नहीं आ रहा है तो इसका ये उत्तर बता, ये नहीं आ रहा है तो इसका ये बता। वो बार बार आपसे अलग अलग टाइप के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपकी रुचि, पसंद नापसंद का भी वो क्या रख रहा है दोस्तों? ध्यान रख रहा है। ये तो दो मुख्य गुण इसको याद रखने। दोष की बात करें तो सबसे मुख्य दोष क्या? लेखन क्षमता का हास होता है। भाई मौखिक परीक्षा आप ले रहे हो तो लेखन क्षमता का हास होगा। और दूसरी अपन बात करें, भाषा शुद्धि जो है ना इसमें नहीं हो पाती। भाषा शुद्धि नहीं होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? भाषा शुद्धि नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर बोलेगा, भाषा शुद्धि का मतलब जो लिखने की शुद्धि है वो नहीं हो पाती है दोस्तों। फिर भाषा शुद्धि नहीं हो पाती, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संभव नहीं है। पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन मौखिक रूप में लेना भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे ये दोष कहलाएंगे। गुण में भी बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें अभिव्यक्ति क्षमता का अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, वाक कौशल बढ़ता है। बोलेगा अधिक तो बालक की वाक कौशल क्षमता का क्या होगा दोस्तों? विकास होगा, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा। बालक के अंदर आत्मविश्वास आएगा, है ना। बालक के बोलने के प्रति जो भय होगा वह खत्म होगा। ये सारे के सारे भी इसके क्या कहला सकते हैं दोस्तों? गुण कहला सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, गुण और दोष में आपको अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेप्ट क्लियर करो कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? मौखिक परीक्षा हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी दोस्तों? मौखिक परीक्षा हो जाएगी। मौखिक परीक्षा के बाद में आती है आपकी लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा के बाद में क्या आ जाएगी दोस्तों? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं लिखित परीक्षा को, हालांकि समझा तो हर टॉपिक को रहा हूं मैं। लिखित परीक्षा की अपन बात करें दोस्तों, तो लिखित परीक्षा जो होती है ना दोस्तों, लिखित परीक्षा मतलब पेपर पेंसिल के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा क्या कहलाएगी? आपकी लिखित परीक्षा। जिसमें आप सर्वाधिक पेपर और पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो, वह परीक्षा कौन सी कहलाएगी? आपकी लिखित परीक्षा कहलाएगी। जो पेपर और पेंसिल के द्वारा जो भी आप परीक्षा दे रहे हो वो कौन सी परीक्षा कहलाएगी? आपकी लिखित परीक्षा कहलाएगी दोस्तों। ये लिखित परीक्षा जो होती है ना दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। भाई कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है बंद अंत वाली परीक्षा। कौन सी दोस्तों? बंद अंत वाली परीक्षा। और एक होती है मुक्त अंत वाली परीक्षा या अंत मुक्त वाली परीक्षा। एक ही बात है। इसमें दो प्रकार की परीक्षाएं होती है। लिखित परीक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, तो बंद अंत और एक होती है मुक्त अंत। नाम से ही सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। देखो ना, बंद अंत परीक्षा का मतलब क्या हो गया? वह परीक्षा जिसमें बंद अंत का मतलब वह परीक्षा जिसमें बालक खुल करके अभिव्यक्ति देने में सक्षम नहीं हो। बंद अंत मतलब आप नहीं लिख सकते हो, आपको लिमिटेड है, केवल हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो, राइट का निशान लगा दो या लिमिटेड चीज पढ़ सकते हो। आप अपने मनोभाव को खुल करके अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? बंद अंत। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, रिक्त स्थान वाली, बहुविकल्पी वाली जितनी भी परीक्षाएं होती है वह कौन सी हो जाएगी? आपकी बंद अंत वाली परीक्षा हो जाएगी। एक होती है दोस्तों मुक्त अंत वाली परीक्षा। कौन सी परीक्षा होगी दोस्तों? मुक्त अंत वाली परीक्षा।
इस मुक्त अंत वाली परीक्षा में क्या होता है, अंत मुक्त, यानी कि आप खुल करके अपने भावों को स्पष्ट कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो लिखकर। आपकी कोई लिमिट नहीं होती, आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं होती, जिस कोई बंदिश नहीं होती है, जैसे आप चाहो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। वह क्या कहलाएगा, आपका मुक्त अंत वाली परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में दो परीक्षा आ जाएगी आपकी, बंद अंत वाली परीक्षा और एक कौन सी आ जाएगी आपकी, मुक्त अंत वाली परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के अंदर तो बंद अंत वाली परीक्षा में क्या क्या आएंगे आपके, वह परीक्षा जिसके अंतर्गत आप खुल करके अभिव्यक्त नहीं दे सकते। इनको शॉर्ट में यदि समझना है ऐसे समझ लो, इसको हम कह देंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा और इसको हम कह देंगे भाई बहुविकल्पी परीक्षा, या सॉरी निबंधात्मक परीक्षा। इसको हम क्या कह देंगे, निबंधात्मक परीक्षा। ठीक है ना, शॉर्ट में ऐसे समझ लो, बंद अंत मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मुक्त अंत मतलब निबंधात्मक परीक्षा। तो लिखित परीक्षाओं को दो भागों में बांटा गया है, बंद अंत और अंत मुक्त वाली परीक्षा। अब आइए वापस पीपीटी में पढ़ते हैं। ये देखिए, लिखित परीक्षा दो प्रकार की होगी, पेपर पेंसिल या विचारों का लिखित अभिव्यक्ति। मुक्त अंत जिसमें विचार लिखने की स्वतंत्रता हो, जैसे लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। बंद मुक्त जिसमें विचारों की स्वतंत्रता नहीं हो, जैसे वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न जितने भी होते हैं वह इसके अंतर्गत आएंगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन मुक्त अंत वाले प्रश्नों को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले मुक्त अंत वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्नों की, क्योंकि दो चीज होगी भी, मुक्त अंत और बंद अंत, तो पहले अपन मुक्त अंत वाले को पढ़ते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न दो प्रकार, मुक्त अंत वाले प्रश्नों की बात करें तो अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, तीन प्रकार के यहाँ पे प्रश्न होते हैं जिसमें आप खुल करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ निबंधात्मक होता है दोस्तों। तो पहले आपको किसमें क्या क्या याद रखना है, देखिए अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सबसे ज्यादा वैल्यू है तो किसकी है यहाँ पे, निबंधात्मक प्रश्नों की। यहाँ से ही प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, यानी कि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक में से इतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। प्रश्न सर्वाधिक कहां से पूछे जाते हैं, आपको निबंधात्मक प्रश्नों में से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यदि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं ना दोस्तों, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपको याद रखना है 15 से 20 शब्द, कम से कम 15 शब्द का होना चाहिए, अधिक से अधिकतम 20 शब्द का होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो लघुतरात्मक प्रश्न होता है 35 से 80 शब्द का, कम से कम 35 शब्द, अधिकतम शब्द कितने होने चाहिए आपके, 80। या कुछ किताबों में इसका 35 से 100 भी लिखा हुआ है, 35 से 100 लिखा हुआ है दोस्तों। तो सही उत्तर तो वैसे तो इसका 35 से 80 है दोस्तों ना, लेकिन कुछ किताबों में 35 से 100 लिखा हुआ है ना, तो इसका भी कंफर्म कर लेना। लेकिन सही उत्तर क्या माना है आपको, 35 से 80। मान लो 35 से 80 नहीं दे रखा है तो 35 से 100 वाला आपको सही मान लेना। यहां से तो कभी प्रश्न आए ही नहीं है, सही प्रश्न आते हैं यहां से, निबंधात्मक में से। निबंधात्मक प्रश्न की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, प्रारंभ जो होता है वह हो जाता है दोस्तों 100 शब्दों से। भाई कहां से प्रारंभ हो जाता है, 100 वर्ड से निबंधात्मक प्रश्न प्रारंभ हो जाता है, 100 शब्द कम से कम होते हैं, अधिकतम इसके कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो निबंधात्मक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निबंधात्मक प्रश्नों के अपन गुण और दोष भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो निबंधात्मक प्रश्नों के गुण या दोष के दो, या मुक्त अंत वाले प्रश्नों के गुण या दोष के दो, दोनों एक ही बात होगी। फिर बता रहा हूं, मौखिक परीक्षा अलग से पढ़ी थी, लिखित परीक्षा अपन अलग से पढ़ रहे हैं, जिसमें दो प्रकार होते हैं भाई, एक तो होता है आपका मुक्त अंत, एक होता है बंद अंत, है ना। मुक्त अंत मतलब जिसमें खुल करके अभिव्यक्ति अपन दे सकते हैं। मुक्त अंत में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निबंधात्मक। अब जो अपन पढ़ रहे हैं इस निबंधात्मक प्रश्न के गुण या दोष पढ़ रहे हैं, यही गुण और दोष मुक्त अंत वाले के भी कहलाएंगे। तो सबसे पहले गुण पढ़ते हैं। लेखन क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल आप निबंधात्मक प्रश्नों को अगर लिखोगे तो सर्वाधिक काम किसका करोगे, लिखने का करोगे। यदि अधिक से अधिक काम लिखने का हो रहा है तो लेखन क्षमता का तो विकास होगा, नो डाउट, ये तो बिल्कुल सही है। भाषा शुद्धि होती है। देखो भाषा शुद्धि का मतलब होता है कि लिखने की भाषा शुद्धि, कौन सी मात्रा छोटी आ रही है, कौन सी बड़ी, किस अक्षर को कैसे लिखा जाता है। भाषा शुद्धि भी किससे होता है दोस्तों, लेखन क्षमता की विकास की वजह से होता है। तो मुक्त अंत वाले से भाषा शुद्धि होती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल आपकी मर्जी हो जो आप उस प्रश्न में लिख सकते हो, अपने विचारों को खुल के प्रदर्शित कर सकते हो, किसी प्रकार की आपके ऊपर ना बंदिश नहीं होती है, किसी प्रकार का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, आप विचारों को खुल करके लिख सकते हो निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत। भाषा शैली का विकास होता है। कैसी भाषा शैली का, लिखते समय आपको अधिक शब्द लिखने पड़ते हैं, वाक्यों को जमाना पड़ता है, वाक्यों को जमाने के लिए कई प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करते हो, तो भाषा शैली का भी इसमें क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों पक्षों का विकास व मूल्यांकन, तीनों पक्ष कौन से, भावात्मक, क्रियात्मक और इनका, तीनों पक्षों का मूल्यांकन भी होता है और तीनों पक्षों का विकास भी होता है। ये तो क्या कहलाएंगे, इसके गुण कहलाएंगे दोस्तों। किसके गुण कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे आपके मुक्त अंत वाले निबंधात्मक प्रश्नों के गुण कहलाएंगे। दोष की बात करें तो सबसे पहला जो दोष इसका महत्वपूर्ण वो है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी हुई रहती है। क्या दोष है दोस्तों,
पक्षपात की संभावना यहाँ पे बनी हुई रहती है। पक्षपात की संभावना कैसे बनी हुई रहती है? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में से कोई टीचर है, वो आपको पक्षपात कर देगा। कोई विद्यार्थी अध्यापक के अधिक प्रिय है तो उसको नंबर ज़्यादा दे देगा, न कोई बालक अध्यापक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखता है तो उसको अध्यापक नंबर कम दे देगा। तो पक्षपात जो है ना यहाँ पे संभव है, पक्षपात यहाँ पे हो सकता है। सही लिखा है फिर भी कम नंबर दे देंगे, गलत लिखा है फिर भी ज़्यादा नंबर। ऐसा होता है ना, इंटेलिजेंट बच्चों की कॉपी चेक करते तो इंटेलिजेंट बच्चे ने मान लो कि एक आधा पेज भी लिखा होगा ना तो भी गुरुजी उसको क्या करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर दे देंगे। लेकिन उसे मान लो कोई कमजोर बच्चा है, मस्ती भरा बच्चा है, उसने 2 पेज लिख के सही लिखा होगा ना, फिर भी पूरे नंबर नहीं देंगे, वो अंदाजा लगा लेंगे इसने तो कहीं देख के लिखा होगा, इसको कैसे आ रहा होगा। तो पक्षपात इसमें संभव है। रटने पर बल देती है भाई, हाँ ये याद रखना भाई, निबंधात्मक परीक्षाएं आपको किस पर बल देती है? रटने पर बल देती है। बड़े बड़े उत्तर लिखने पड़ते तो आपको क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होगी ना वो किस पर बल देगी? आपके समझने पर बल देगी। आपकी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ है ना, कैसी परीक्षाएं हो रही? वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो रही है ना, तो आपको रटने पे नहीं समझने पर बल देना चाहिए। जो समझेगा उसकी नैया पार हो जाएगी, रटने वाले रटते ही रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको भी समझने के ऊपर फोकस करना है, रटने के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। तो ये जो बल देती है, किसके ऊपर बल देती है दोस्तों? रटने पर बल देती है। इसमें उत्तर का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि सही उत्तर क्या होगा, इसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यह लगाया जा सकता है भाई, इसमें उत्तर याद होगा तभी लिखेंगे, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैंने आपको ऑप्शन काटना सिखाया ना, यह अनुमान लगाया केवल वस्तुनिष्ठ में हो सकता है। निबंधात्मक प्रश्न होता है तो कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समय भी इसमें क्या लगता है दोस्तों? अधिक लगता है। इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता। किसका गुण नहीं पाया जाता दोस्तों? वस्तुनिष्ठता का। वस्तुनिष्ठता का मतलब मैंने यदि आपने किसी निबंधात्मक प्रश्न का कोई उत्तर लिखा है तो मैंने यदि उसकी कॉपी चेक की तो मैंने उसको 10 में से मान लीजिए कि 8 नंबर दिए, कोई दूसरे चेक करेगा तो उसको 10 में से 7 या 5 भी दे सकता है। वस्तुनिष्ठता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। तो जहां पे वस्तुनिष्ठता नहीं होगी वहां पे विश्वसनीयता भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षपात हो रहा है तो विश्वसनीयता कभी भी संभव नहीं है। विश्वसनीयता का मतलब है शुद्धता से मूल्यांकन करना, और जहां पे विश्वसनीयता नहीं है वहां पे वैधता भी नहीं। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको उदाहरण कि प्रधानमंत्री को आप पढ़ा रहे और मोदी जी का उदाहरण दिया, उदाहरण और कंसेप्ट में से आपने सामंजस्य स्थापित नहीं किया तो सामंजस्य स्थापित नहीं कर बच्चे हर कुछ भी लिख देते हैं। भाई ऑप्शन में तो हर कुछ क्या भरेंगे? हर कुछ लिख देंगे तो वो क्या होगी? वैधता नहीं होगी, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये इसके क्या कहलाएंगे दोस्तों? दोष कहलाएंगे मोटे मोटे तौर पर। भाई कौन कौन से दोष कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? इसके दोष कहलाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपके अंत मुक्त वाली परीक्षाएं, जिसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जिनके गुण और दोष मैंने आपको यहां पे बता दिए कि लेखन क्षमता का विकास, भाषा शुद्धि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषा शैली का विकास और तीनों पक्षों का मूल्यांकन एवं विकास जो होता है वह मुक्त अंत वाले प्रश्नों में होता है। दोष की बात करो तो पक्षपात यहाँ पे संभव है, रटने पर बल देती है, इसमें समय भी अधिक लगता है। विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता जैसे गुण भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन बंद अंत वाले प्रश्नों की। बंद अंत का मतलब जिसमें आप खुल करके अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हो, उसमें आपको उत्तर देने की एक सीमा होती है, कि नियंत्रण होता है, आप केवल वही उत्तर दे सकते हो, बाकी वहां पे कुछ भी आप लिख नहीं सकते। इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न जो अबसद वाले होते हैं, सही गलत वाले प्रश्न है ना, हाँ या ना वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न, वर्गीकरण वाले प्रश्न, व्यवस्थीकरण वाले प्रश्न, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके सारे के सारे इस बंद अंत के अंतर्गत आएंगे। तो चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, रिक्त स्थान वाले हो, वर्गीकरण वाले हो, व्यवस्थीकरण वाले हो, मिलान चिन्ह वाले हो, ये सारे के सारे प्रश्न किस टाइप के प्रश्न कहलाएंगे दोस्तों? आपके ये सारे के सारे आपके प्रश्न कहलाएंगे बंद अंत वाले। कौन से प्रश्न कहलाएंगे? आपके बंद अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। इसमें अब इनके गुण और दोष की बात करें तो चाहे फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण और दोष की बात कह दो या बंद अंत वाले गुण या दोष की प्रश्नों की बात कह दो, एक ही बात है। जैसे ये लगभग उसका उल्टा होता है। निबंधात्मक प्रश्नों का लगभग क्या होगा? विपरीत। कभी कभी इनमें अंतर भी पूछ लेते हो तो अंतर आप निकाल दोगे। अंतर मैं नहीं पढ़ूंगा आपको, मापन मूल्यांकन में भी अंतर नहीं पढ़ूंगा मैं आपको, क्योंकि जब मापन मूल्यांकन आपको समझा दिया तो आप अंतर नहीं लगा सकते हो। कितने भी अंतर निकालो आप निकाल दोगे आराम से। तो कुछ दिमाग अपना भी लगाना है ना। यहाँ बाकी कोचिंग पे हर कोई पढ़ा रहा होगा, कहीं से देख लेना मापन मूल्यांकन के अंतर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें केवल टाइम पास करना है, ये अंतर इसका, ये अंतर इसका, ये अंतर। अभी आते ही नहीं है प्रश्न इसके ऊपर, और अंतर आपको निकालना आना चाहिए। मैंने आपको पहले मुक्त अंत बता दिया, अब बंद अंत बता रहा हूं, तो ये बंद अंत और मुक्त अंत दोनों अलग अलग पढ़ा दिए, तो अंदर तो आप भी निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुण की बात करें, इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। आप कितने भी अध्यापकों से चेक करवा दो, परिणामों में कोई अंतर नहीं आएगा। अध्यापक की रुचि, मनोदशा, मनस्थिति का प्रभाव भी इस परीक्षण के ऊपर 1% भी नहीं पड़ेगा। विश्वसनीयता की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, विश्वसनीयता भी इसकी अधिक होती है। शुद्धता होती है कि एक ही वातावरण में कितने भी बार कॉपी चेक करा लो, परिणामों में कोई अंतर नहीं आएगा। वैधता तो 100% होती है, मतलब ये तीनों एक जगह एक साथ में होती है। व्यापकता भी इसमें पाई जाती है दोस्तों। निबंधात्मक प्रश्नों में व्यापकता भी नहीं होती है। व्यापकता का मतलब होता है संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश। अब निबंधात्मक प्रश्न तो आपको 5 चूज करने, तो 5 प्रश्नों को यदि आप चूज करते हो तो 5 प्रश्नों को चूज करने से आपको कभी भी कोई
फायदा नहीं होगा। 5 प्रश्नों में कैसे पूरी पाठ को किताब को लाओगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ आप 100 प्रश्न दे सकते हो, 100 प्रश्न दे सकते हो तो एक से अधिक प्रश्नों का समावेश हो सकता है, और समावेश हो सकता है मतलब क्या हो जाएगा कि आप पूरी पाठ्यक्रम का समावेश उसमें कर सकते हो, इसमें व्यापकता भी पाई जाती है। इसमें पक्षपात कोई संभव नहीं। आपके खुद पिताजी भी अगर टीचर होंगे ना तो भी क्या करेंगे, आपने सही भरा होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर पक्षपात की संभावना नहीं होती है। वह रटने पर बल दे रही थी, ये समझने पर बल देती, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछे होते हैं, पिंक पॉइंटेड आंसर होते हैं। यहाँ पे वही आदमी उत्तर दे सकता है जिसने चीज को समझ रखी होगी, बाकी उत्तर नहीं दे पाते हैं। और इसमें समय भी कम लगता है, उसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें OMR होती है, मशीन में डाली और फटाक से चेक होगी, उसमें टीचर को एक एक पढ़ के चेक करनी पड़ती है, समय अधिक लगता है। दोष की बात करें दोस्तों, दोष की बात करें कि इस बंद अंत वाले परीक्षा के क्या क्या दोष होते हैं ना, थोड़ा बैठ जाऊंगा मैं। दोष की बात करें दोस्तों कि क्या क्या इसके दोष हो सकते हैं यार, क्या क्या दोष हो सकते हैं इसके। दोष की बात करें दोस्तों तो मोटे तौर पर सबसे पहला दोष होता है दोस्तों, नकल की संभावना इससे सर्वाधिक बढ़ती है दोस्तों। किसकी संभावना बढ़ती है? नकल की संभावना बढ़ती है। नकल की संभावना कैसे बढ़ती है कि मान लीजिए कि कोई चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को बच्चों को पूछना है, वो 4 उंगली खड़े करेगा, सामने वाला समझ जाएगा कि चौथे प्रश्न पूछ रहा है, उसने 2 उंगली खड़ी कर दी, ये समझ जाएगा कि चौथे वाले में बस सही है। तो नकल की संभावना यहां से बढ़ती है। लेखन क्षमता का विकास नहीं होता, जायज है केवल आपको हाँ या ना बस रिक्त स्थान भरना है, तो लेखन क्षमता का विकास यहाँ पे नहीं होगा। भाषा शुद्धि भी आपकी नहीं हो पाती, लिखने का काम कम है तो भाषा शुद्धि यहाँ पे नहीं हो पाएगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप यहाँ पे खुल करके कुछ भी नहीं लिख सकते दोस्तों। रुचि व्यवहार पसंद आदि का ज्ञान इसमें नहीं रखा जाता है ना, उसमें रखा जाता है मौखिक परीक्षा में, इसमें ध्यान नहीं रखा जाता किसी भी। आपको क्या अच्छा लगता है ना, आपको मान लो मापन मूल्यांकन अच्छा लग रहा है तो 150 के 150 प्रश्न मापन मूल्यांकन के नहीं आ सकते, रुचि का कोई स्थान नहीं है इसमें। केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है, ज्ञान पर बल देती है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं किस पर बल दे रही है? ज्ञान पर। जितना आपको याद होगा उतना आप प्रश्न सही करोगे। केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है, क्रियात्मक भावात्मक पक्ष पर बल नहीं देती है। यह परीक्षा कौन सी कहलाएगी? आपकी बंद अंत वाली परीक्षा कहलाएगी, या इसे आप क्या कह सकते हो? वस्तुनिष्ठ परीक्षा कह सकते हो। क्लियर? इसके बाद अंतिम परीक्षा बचती है अपनी एक, वह है आपकी प्रायोगिक परीक्षा। भाई कौन सी परीक्षा बचती है? प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा दोस्तों। प्रायोगिक परीक्षा में दोस्तों ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में वाइवा नहीं आता है। वाइवा एक प्रकार की मौखिक परीक्षा है ना, आप जो भूगोल वगैरह पढ़ते थे ना, वाइवा जो बाहर के टीचर लेने आते थे और आपको देते थे ना, जो सबसे फर्जी काम जो है वाइवा वाला है ना। वाइवा एक ऐसा स्कूल के अंदर होने वाला काम था जिसमें स्टूडेंट को भी पता था कि मैं फर्जीवाड़ा कर रहा हूं, और ना स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर को भी पता है कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है ना, और जो वो लेने आ रहा है ना आपका वाइवा, उसको भी पता है कि फर्जी है, क्योंकि इसमें वास्तविकता होती नहीं है। आप डायरी क्या करते थे? दूसरों की डायरी लेकर के मेंटेन करते थे, वही डिजाइन बना देते थे है ना, सीनियर की कॉपी को डायरी को कॉपी कर लेते थे। ये नहीं है दोस्तों, वाई की डायरी में वही लिखा जाता है जो प्रैक्टिकल अपने हाथ से किया हुआ, आपका अनुभव आपकी डायरी में होता है, उसके आधार पर वो प्रश्न पूछता है। तो जो अनुभव आपने अपने हाथ से ग्रहण किए, खुद ने करके सीखे, प्रत्यक्ष अनुभव हुए ना, उसमें आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप जो एक दो दिन पहले जब वाइवा से पहले याद करते हो ना, इसके पीछे कारण क्या है, वो प्रैक्टिकल आपने हाथ से नहीं किया है। तो वाइवा वाली जो परीक्षा होती है वो मौखिक परीक्षा में आती है। यहाँ पे जो इसके गुण, प्रायोगिक परीक्षा का मतलब क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विषय को समझने के लिए की गई विशेष कार्यवाही क्या कहलाती है? आपकी प्रायोगिक परीक्षा कहलाती है। यह क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है दोस्तों। किस पर बल देता है दोस्तों? क्रियात्मक, क्रिया पर आधारित बल देता है ना। बाकी भावात्मक सब चीज ठीक है, लेकिन अधिकतर बल देता है क्रिया पर बल देता है दोस्तों। यह गामक पक्ष पर आधारित है। गामक का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक पक्ष। यह शारीरिक पक्ष पर आधारित, इसमें शरीर सर्वाधिक काम करता है। यह करके सीखने पर बल देता है। बिल्कुल प्रयोग आप स्वयं करते हो तो यह करके सीखने पर ही बल देगा। अवलोकन के द्वारा सीखना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें बालक अवलोकन के द्वारा सीखता है, निरीक्षण करते हुए सीखता है। क्योंकि बालक स्वयं करके सीख रहा है तो उसका ज्ञान भी कैसा होगा? प्रत्यक्ष अनुभव होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो क्रिया बालक स्वयं करके सीखेगा उसको जो बालक को अनुभव प्राप्त होंगे वो भी कैसे प्राप्त होंगे? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होंगे। और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त जब भी होंगे ना, तब उसका जो प्राप्त ज्ञान होगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्थायी हो जाएगा। प्राप्त ज्ञान भी कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। प्राप्त ज्ञान भी कैसा हो जाएगा? आपका अस्थायी हो जाएगा। फिर इसके दोष की बात करें, भाई इसके मेन दोष क्या है? दोष की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला दोष है दोस्तों संसाधनों की कमी। विद्यालयों के अंतर्गत संसाधनों का सबसे बड़ा अभाव रहता है कि प्रैक्टिकल टीचर तो चाहता है कि मैं प्रैक्टिकल कराऊं, लेकिन कराएं कैसे? विद्यालय में साधन ही नहीं मिलते, संसाधनों का अभाव रहता है। पूरा पाठ्यक्रम संभव नहीं, पूरे पाठ्यक्रम को इसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता दोस्तों, प्रैक्टिकल के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। समय भी इसमें क्या लगता है? अधिक लगता है। और एक दूसरे के प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, ये तो सबसे बड़ा दोष है दोस्तों। अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं मिलते हैं। अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं मिलने की वजह से क्या होता है दोस्तों? अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को
प्रायोगिक परीक्षाएं अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है, देखो आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपको यदि प्रायोगिक कार्य अच्छा नहीं सिखाया जाएगा ना, तो आप भी विद्यालय में जाओगे, टीचर बनोगे, तो आप भी बच्चों को उतना ही सिखाओगे जितना आपको आता है, क्योंकि संसाधनों का अभाव आपके भी रहा है और संसाधनों का अभाव दूसरों को भी रहा है। अपने भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि जितनी भी सरकारें आई हो या जितनी भी सरकारें गई हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने सबसे कम ध्यान दिया है विज्ञान के ऊपर, है ना, प्रैक्टिकल संसाधनों के ऊपर। न तो विद्यालय में उपयुक्त संसाधन है, न अपने इसरो में सर्वाधिक संसाधन है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, अपने जब तक कोई देश विज्ञान के ऊपर फोकस नहीं करेगा तब तक उसका विकास नहीं होता। हम लोग बहुत बेवकूफ है दोस्तों, बहुत पागल हैं। मैं केवल इन सरकारों के द्वारा पागल बना दिया, जब हम बहक जाते हैं, नल पानी बिजली में उलझ करके रह जाते हैं दोस्तों। देश की उन्नति नहीं हो रही है, गरीबी नहीं मिट रही है, कैसे मिटेगी जब आप विज्ञान के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। देख लेना, जितने जितने देश सक्सेस है ना, जितनी जितनी कंट्री पावरफुल है, सक्सेस है ना, वो किसकी वजह से? अमेरिका सक्सेस है किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। चाइना जो अपन से अधिक पॉपुलेशन रखता है फिर भी सक्सेस है, किसकी वजह से? साइंस की वजह से। उन्होंने अपने देश की विज्ञान को डेवलप कर रखा है दोस्तों। जिस देश की विज्ञान डेवलप नहीं होगी ना, उस देश में कभी भी विज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी फोकस करो, कहीं पर भी जाओ ना, विज्ञान के ऊपर सर्वाधिक बल दो। विज्ञान मजबूत होगी तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, देश का विकास अपने आप हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति भी अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम तो बहुत वो हैं, अपन छोटी छोटी बातें ना, कोई भी आता है मत करवाओ। मैं तो कह रहा हूं कि मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूं, आप बुलेट ट्रेन चलाओ, अच्छी बात है ना। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी पार्टी आए ना, सब पार्टियों ने केवल अपने अपने पक्ष के नेताओं के या अपने अपने सहयोगी जो थे, या तो उनकी मूर्तियां बनवा दी, या अपने अपने नाम पे उद्यान बनवा दिए, अपने अपने नाम पे मैदान बनवा दिए, अपने अपने नाम पे हॉस्पिटल बनवा दिए, बस खत्म कर देते हैं। अरे भाई ये नहीं है, आपका काम है देश को उन्नति करना। एक भी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश को सर्वाधिक महत्व दिया। मैं इस राष्ट्रपति को सल्यूट करता हूं कि इसके जैसा राष्ट्रपति अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसने विज्ञान के ऊपर बल दिया है दोस्तों। जैसा अब एपीजे अब्दुल ने किया है ना, वैसा का कलाम साहब ने जैसा किया ना, वैसा का वैसा किसको करना चाहिए। सारे देश के बने हुए प्रधानमंत्री जितने भी बनते हैं उनको फोकस करना चाहिए, विज्ञान के ऊपर बल देना चाहिए। विद्यालय में भी विज्ञान का विकास करना चाहिए, ताकि बालकों का मानसिक विकास हो। मानसिक विकास होगा तो बाहर जाकर के वो 10 नए बिजनेस खड़े करेंगे, 10 नए बिजनेस खड़े करेंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगार भी समाप्त हो जाएगी और आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। ये अपनी देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है दोस्तों। तो प्रायोगिक परीक्षा का प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव और संसाधनों का अभाव, ये थी दोस्तों आपके परीक्षा एवं प्रश्नों के प्रकार। और यहां पे जो होता है ना दोस्तों, क्या हो जाता है अपना, यहां पे जो होता है दोस्तों, क्या हो जाता है अपना, आपकी जो ये मापन मूल्यांकन वाला भाग है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है अभी कंप्लीट हो जाता है। तो रही बात स्क्रीनशॉट की, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये लीजिए सबसे पहले मौखिक परीक्षा यहां मैंने पढ़ाई थी। लिखित परीक्षा में मैंने आपको बता रखा है कि लिखित परीक्षाएं भाई 2 प्रकार की होती है, बंद अंत वाली और कौन सी होती है भाई, एक खुले अंत वाली परीक्षाएं होती हैं। खुले अंत वाली परीक्षाओं के बाद में खुले अंत वाली परीक्षाएं होती है, और खुले अंत वाली परीक्षाओं में क्या होता है कि खुल करके अभिव्यक्ति दे सकते हैं, बंद में खुल करके अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सर। ये ले लिया आपने प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है भाई, ये सहायक सामग्री फिर बढ़ेंगे। यहां तक कि आपके मापन मूल्यांकन दोस्तों आज पूरा होता है, और यकीनन आपको मापन मूल्यांकन बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सूप पी रहा हूं, आप भी पी सकते हो ना, पीजिए, आपका भी गला सही रहेगा। अभी कोरोना में ना गले को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ तो दोस्तों ये जो है ना, आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना। मापन मूल्यांकन पूरा क्लियर करवा दिया है मैंने। रीट में मैंने कोशिश की है कि शायद इससे बाहर मूल्यांकन का कुछ बचता नहीं है। हाँ, परिभाषाएं कुछ बचती है ना, किसकी परिभाषाएं क्या थी, मूल्यांकन के संदर्भ में किसने क्या कहा, मैं परिभाषाएं कभी बीच में लाना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा कि लास्ट में जाकर के 2-3 वीडियो अपन परिभाषाओं को ही बनाएंगे। तो रीट में जितनी भी परिभाषाएं आती है ना, वो सारी परिभाषाएं मैं आपको है ना बिल्कुल एक एक वैज्ञानिक का फोटो, उसका नाम, उसकी परिभाषा ऐसे पढ़ा दूंगा। आपके बाद में पीपीटी भी आ जाएगी, और देखते रहना, उसको आराम से दीवार पे चिपका देना। और जैसे रोज भगवान की अगरबत्ती करते हो ना, वैसे उन परिभाषाओं को भी एक एक बार क्या करना है, सुबह शाम पढ़ लेना, जो आपके ध्यान में रहेगी दोस्तों। ये वीडियो अपन क्या करेंगे अंत में, एक बच्चे ने या बच्ची ने मुझे ये सजेशन भी दिया था कि सर आप परिभाषा का ऐसा कीजिए, बिल्कुल वो करेंगे 100%। मुझे भी अच्छा लगा था, ये मेरा प्लान भी था कि मैं ऐसे आपको परिभाषा बढ़ाऊंगा। तो ये था दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मापन मूल्यांकन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत
मजा आया होगा आपको इस टॉपिक में पढ़ने और आपका कंसेप्ट भी क्या होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। अब आप मापन मूल्यांकन के वापस रीट वैक्सीन में जाकर के जो मैंने प्रश्न करवा रखे हैं वहां देखना, आपके लगभग सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, घर से बाहर जाए तो मास्क लगा करके जाएं। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको और आपके परिवार को कहीं ना कहीं भयानक समस्या में डाल सकती है दोस्तों। इसलिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, आनंद में रहें और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।